बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो मौजू ज़ेर बहस ला रहे हैं वो है द फ़िलोसफ़ी ऑफ एजुकेशन इन द मुस्लिम पीरियड। तो इस हवाले से जब हम बात करते हैं तो तलबा तक इल्म की तरसील का मुअस्सर ज़रिया एक मुअस्सर पॉलिसी होती है। यानी तलबा को हमने जो एजुकेशन देनी है उसके लिए पॉलिसी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। लिहाजा इस हवाले से जब हमने मकसद हासिल करना है तो हम क्या करते हैं कि हम असूल व ज़वाबित को मद्देनज़र रखते हैं और ये इंतहाई ज़रूरी होता है। इन असूल व ज़वाबित की बुनियाद जो है वो नफ्सियाती तकाज़ों और दुरुस्त टीचिंग मेथड को इख्तियार करने पर रखी जाती है। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि तालीमी निज़ाम के तकाज़ों को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। और चूँकि हम तालीमी निज़ाम को मुख्तलिफ़ हिस्सों में तक़सीम करते हैं तो ये जो हिस्से जिन हिस्सों में हम तक़सीम करते हैं ये बाहम मरबूत भी होते हैं। सबसे पहले जो इब्तिदा होती है वो प्राइमरी एजुकेशन की है। तो प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से मुस्लिम वर्ल्ड में जो ख़्याल किया जाता है वो ये है कि जब बच्चा 4 साल 4 महीने और 4 दिन का हो जाता है तो उस वक्त बच्चे की रस्म बिस्मिल्लाह अदा की जाती है। यानी इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाज़ी का तसव्वुर जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो उस्ताद हैं वो किसी बच्चे को उसके तमाम रिश्तेदारों, उसके बड़े और छोटे बहन भाइयों की मौजूदगी में ये रस्म बिस्मिल्लाह की इब्तिदा करवाते हैं और इस तरह से तदरीस का आगाज़ होता है। इसमें हम बच्चों को बाकायदा कुरान पाक की तालीम देने का आगाज़ करते हैं और इसमें ये होता है कि हरूफ तहज्जी की शनाख्त करवाई जाती है, पहचान करवाई जाती है और इसके साथ साथ उनको लिखने का भी अमल जो है उससे भी गुजारा जाता है ताकि बच्चों को बाकायदा हरूफ की शनाख्त हो सके। और इसी तरह से गिनती की भी इब्तिदा करवा दी जाती है और हरूफ तहज्जी की शनाख्त प्रैक्टिस और उसको साथ साथ लिखने की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसी तरह से जब ये लिखने की प्रैक्टिस करवाई गई तो ये अकबर आज़म के दौर में शुरू हुई कि पढ़ने के साथ साथ हरूफ की शनाख्त के साथ साथ इनको लिखा भी जाए। तो हम कह सकते हैं कि कैलीग्राफ़ी की इब्तिदा जो है वो अकबर आज़म की दौरे हुकूमत से स्टार्ट हुई थी और सबसे पहले कुरान पाक की तालीम को बच्चों की तालीम में इब्तदाई मज़मून के तौर पर अहम तरीन मज़मून करार दिया गया। इसके बाद क्या आता है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो इसमें ये है कि मुख्तलिफ़ तरीक़ा हाय तदरीस इख्तियार किए जाते हैं जो कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी की तालीम के लिए हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो है हम कह सकते हैं कि ज़ुबानी या तकरीरी तरीक़ा तदरीस इख्तियार किया जाता है। और दूसरी बात इसमें आ जाती है जो दूसरा तरीका इख्तियार किया जाता है वो है तदरीसी कुतब का इस्तेमाल करते हुए तदरीस करना। और तीसरी बात जो इसमें आ जाती है वो ये है कि हम तलबा को बाकायदा बहस व तमहीज़ के ज़रिए से तालीम व तदरीस के अमल से गुज़ारते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज़ुबानी या तकरीरी तरीक़ा तदरीस। तो मुख्तलिफ़ मजहबी इदारों में और दीगर तालीमी इदारे जो थे इसमें यह तरीक़ा तदरीस राइज किया गया और ये तरीक़ा तदरीस आजकल भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में चलता है। इसमें किसी भी ख़ास मौजू या किसी ख़ास सब्जेक्ट के हवाले से असातिज़ा जो हैं वो तलबा के सामने लेक्चर देते हैं और जो भी मवाद टीचर्स जो अपना इल्म है उसके हवाले से जो भी मवाद उनके पास होता है उसको लेक्चर की सूरत में तलबा के सामने पेश कर देते हैं और स्टूडेंट्स जो हैं वो ख़ास नुकात को नोट करते जाते हैं। और अगर कोई अभाम आता है किसी तसव्वुर को समझने के हवाले से तो तलबा जो है वो बज़रिया सवाल अपने टीचर से वजाहत मांग लेते हैं और इसी तरह से असातिज़ा भी तलबा की तफ़हीम को जांचने के लिए
सवाल कर लेते हैं कि बच्चे किस हद तक बात को समझ पाए हैं। इसमें दूसरी बात आ जाती है कुतब की सूरत में या कुतब की मदद से तदरीस। ये तरीक़ा तदरीस आजकल भी हमारे तालीमी इदारों में राइज है। स्पेशली लैंग्वेजेस की जब हम तालीम देते हैं, इंग्लिश है, उर्दू है, पर्शियन है या अरबी है, तो इसमें असातिज़ा जो हैं वो तदरीसी कुतब को सामने रख के उसमें से रीडिंग करते हैं, रीड आउट करते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे फिर तलबा से भी इसको रीड आउट करवा लेते हैं ताकि उनके तलफ़्फ़ुज़ की भी दुरुस्तगी की जा सके, और फिर इसकी वजाहत भी करते जाते हैं। मिसाल के तौर पे उर्दू में या इंग्लिश में या दीगर मज़ामीन जो हैं ज़ुबान स्पेशली उसमें नज़्म या नस्ब जब पढ़ाई जाती है तो उसका तर्जमा व तशरीह भी साथ साथ की जाती है। और ये तरीक़ा तदरीस जो है ये आजकल के दौर में भी हमारे तालीमी इदारों में राइज है। और इसमें जब तलबा रीड आउट कर रहे होते हैं तो उसमें साथ साथ उनके तलफ़्फ़ुज़ की भी दुरुस्तगी की जाती है, और साथ साथ इसके मानी व मफ़ाहीम से भी तलबा को आगाह किया जाता है। शाह वलीउल्लाह को हम कह सकते हैं इस तरीक़ा तदरीस का मूजद हैं कि उन्होंने किताब के ज़रिए तालीम देना शुरू की। अब अगली बात जो आ जाती है वो है तदरीस बज़रिया बहस व तमहीस। तो इस तरीक़ा तदरीस में तलबा जो है इल्म की गहराई तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ़ एकेडमीज़ ज्वाइन करते हैं और ख़ुद भी मौजू की तैयारी करते हैं, और मुबाहिसे के ज़रिए एक दूसरे से मुख्तलिफ़ नुकात पर बहस मुबाहिसा करते हैं और मुख्तलिफ़ नुकात की वजाहत हासिल कर लेते हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ स्कॉलर्स और माहिरीन तालीम जो होते हैं उनके जो लेक्चर हैं उनको अटेंड किया जाता है, और इनके ज़रिए से भी हाई लेवल की डिस्कशन का हिस्सा बनते हैं। और आम तौर पे सेमिनार्स वगैरह जो हैं वो भी इसकी मिसाल हैं, और इदारों में भी तालीम तदरीस के लिए ये तरीक़ा तदरीस इख्तियार किया जाता है, और इस तरह से इल्म की गहराइयों तक पहुँचना मुमकिन होता है तलबा के लिए। इस तरह से अगला जो तरीक़ा तदरीस आ जाता है वो है गहराई मुताला, यानी तलबा जो हैं वो बज़ाते ख़ुद रीड आउट करते हैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को स्टडी करते हैं, गहराई से स्टडी करते हैं, उस पर गौर व गौस करते हैं, और इसके हर नुक्ते की गहराई पर गौर करते हैं, और जो भी मौजू ज़ेर बहस होता है या ज़ेर मुताला होता है उसकी मुश्किलात जो होती हैं उसमें जो भी उनके ज़हनों में शुकूक व शुबहात उठते हैं या मुख्तलिफ़ एतराज़ात होते हैं या तनकीद व तनकीस करना चाहते हैं तो वो इन चीज़ों को नोट करते जाते हैं। और इसमें ये होता है कि मौजू का पहले से मुताला किया जाता है और बाद अज़ां उसके तराजम पर भी गौर किया जाता है और इसके मकासद को भी ज़ेर गौर लाते हैं। अगर कहीं पे कोई नुक्ता जो है मुश्किल हो, दुश्वारी महसूस हो, तो पहले तो गहराई से पढ़कर समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर कोई ऐसे मसाइल हैं जो कि बहुत दुश्वार हैं और उनको समझना मुमकिन नहीं है, तो ऐसे नुकात जो हैं वो असातिज़ा के सामने, ऐसे मसाइल जो हैं वो असातिज़ा के सामने पेश कर दिए जाते हैं, और इस तरह से असातिज़ा जो हैं उनकी वजाहत करते हैं। तो अपने इल्म की गहराई की बुनियाद पर ही इन असातिज़ा को काबिल एहतराम समझा जाता है और उनकी इज़्ज़त होती थी। मॉनिटर सिस्टम जो है वो आजकल भी हमारे तकरीबन इदारों में चल रहा है। तो तमाम मज़हबी मदारिस में ये तरीका इख्तियार किया जाता था, यानी सीनियर तलबा जो होते हैं उनको हम मॉनिटर के तौर पर छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए मुकर्रर कर देते हैं, और वो इस तरह से वो ज़िम्मेदार बन जाते हैं, इनके डिसिप्लिन को भी कायम करते हैं और उनको मुख्तलिफ़ मौज़ूआत को समझाने और पढ़ाने के लिए भी वो काम करते हैं। आजकल भी हमारे स्कूलों में ये सिस्टम चलता है जहाँ पे तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो हम ग्रुप सिस्टम भी बना लेते हैं और मॉनिटर सिस्टम भी होता है। इसमें इसके साथ साथ ये भी होता है कि उस्ताद जब स्टडी करवा देते हैं, लेसन पढ़ा देते हैं, तो ग्रुप लीडर को ज़िम्मेदारी तफवीज़ कर दी जाती है, या फिर ये है कि मॉनिटर को ये ज़िम्मेदारी दी जाती है कि जो तलबा इस मौजू को समझने में कामयाब नहीं हो सके, तो ये तलबा जो हैं उनकी मदद करते हैं। ये मॉनिटर्स या ग्रुप लीडर जो हैं उनको ये टॉपिक समझाते भी हैं और उनकी तैयारी भी करवाते हैं, और इस तरह से अपने साथी तलबा की मदद करते हैं।
امتحانی طریقہ کیا اختیار کیا جاتا رہا ہے؟ تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ اسلامی طریقہ تدریس میں کوئی باقاعدہ امتحان کا تصور نہیں تھا۔ اساتذہ جو ہیں وہ طلبہ کی لیاقت اور اہلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جانچ پڑتال کا کام کر کے ان کو خود بخود اگلے گریڈ میں ترقی دے دیا کرتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ دوران تدریس طلبہ اور اساتذہ کا بہت قریبی تعلق ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ طلبہ کی تفہیم کا ساتھ کے ساتھ بھی جائزہ لیتے جاتے تھے۔ اور تحصیل علم کے آخری درجہ پر جب طلبہ پہنچ جاتے تھے تو ان کو سند تفویض کی جاتی تھی۔ بیجاپور کے حکمران محمد عادل شاہ نے سالانہ امتحان کا تصور پیش کیا، اور اس طرح سے سال کے اختتام پر باقاعدہ امتحان لیا جانے لگا، جو کہ ذوالحج کے مہینے میں لیا جاتا تھا۔ بعد ازاں اورنگزیب عالمگیر بھی ایک مسلمان حکمران رہے ہیں مغل شہنشاہوں کے دور میں۔ اینڈ پہ تو انہوں نے ماہانہ ٹیسٹوں کی بنیاد پر ایک سسٹم انٹروڈیوس کروایا، اور اس طرح سے ہر ماہ ٹیسٹ لیے جانے لگے۔ اگرچہ کہ امتحان کے حوالے سے کوئی خاص باقاعدہ نظام نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اہم عہدوں پر جب تعیناتی کی جانی ہوتی تھی تو مختلف معیار مقرر کیے ہوتے تھے، اور ان معیارات پر جو پورا اترتا تھا اس کو ان اہم عہدوں پر باقاعدہ تقرر ان کا کیا جاتا تھا، اور کسی بھی عہدے کے لیے امیدوار کو اپنی اہلیت جو ہے وہ ثابت کرنا پڑتی تھی۔ اس طرح سے ایک مقابلے کی فضا قائم رہتی تھی، اور دور دراز ملک کے دور دراز حصوں سے بھی لوگ اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ جیسے شمشیر زنی کا مقابلہ ہوتا تھا، اسی طرح سے باقاعدہ درباری شاعر جو مقرر کرنے ہوتے تھے تو وہ بھی اپنی شاعری کی اہلیت کو ثابت کرنے کے لیے مختلف شعراء اکٹھے ہوتے تھے، اور چونکہ علم کی فضا قائم تھی اور مقابلے کی بھی فضا قائم تھی، تو جو شاعر یا جو شمشیر زن اپنی اہلیت کو ثابت کرتا تھا ان کو ان کے مطابق، ان کی اہلیت کے مطابق مختلف عہدوں پر مقرر کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے شہزادے جو مختلف ہوتے تھے وہ مختلف ادارے یا مختلف اکیڈمیز مقرر کرتے تھے، جو کہ بڑے ہائی سٹینڈرڈز کے ہوتے تھے، اور یہاں پہ باقاعدہ مقابلے جاری رہتے تھے، اور تاکہ تقرری کے حوالے سے منصفانہ اور سٹینڈرڈ کے مطابق تقرریاں کی جا سکیں۔ تو آج کا یہ ٹاپک ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اوکے دین، اللہ حافظ۔